डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एंटीबॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सीखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइपर वेरिएबल रीजन क्या है। देखिए, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, दिस ग्रीन कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी आपको। दिस इज वेरिएबल रीजन और यू कैन से वेरिएबल पार्ट, क्योंकि ये हर एंटीबॉडी के अंदर चेंज होता रहता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक एंटीजन बना लूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पैथोजन और सिंपली यू कैन से एंटीजन। ओके, सो एक एंटीबॉडी मैक्सिमम 2 एंटीजन को ग्रैब कर सकती है। एक एंटीबॉडी यहाँ पे एक एंटीजन को यहाँ पे ग्रैब कर सकती है और ऐसा ही दूसरा एंटीजन इस साइड में ग्रैब कर सकती है। सो एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को पकड़ सकती है। मान लीजिए कि ये वाला जो एंटीजन है अगर इस पॉकेट के अंदर फंस जाता है, एंटीबॉडी ने इस पॉकेट के अंदर इस जगह पे इसको पकड़ लिया लाइक दिस। ओके, अब ये कंप्लीट जो पार्ट है जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, ये है वेरिएबल रीजन। बट इस वेरिएबल रीजन के अंदर सिर्फ ये पॉकेट वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर से चेंज करता हूँ सो दैट आप इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। मान लीजिए मैं इसको पिंक कलर से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट, दिस पोर्शन, मतलब कि वो पार्ट, वेरिएबल रीजन का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। व्हाट आई सेड, जो एंटीजन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। सो लेट मी राइट, इट इज़ द पार्ट ऑफ वेरिएबल रीजन, it is the part of variable region that comes in direct contact with antigen. ओके, वेरिएबल रीजन का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इस पार्ट को, इतने से पार्ट को आप क्या बोलोगे, हाइपर वेरिएबल रीजन। ये एक पॉइंट हुआ। अब हम दूसरी चीज़ समझते हैं कि इस एंटीजन और हाइपर वेरिएबल रीजन और यू कैन से एंटीबॉडी के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेगी, यानी कि फोर्सेस कौन से यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। नाउ second topic, or simply you can say second point, is forces between antigen and antibody। अगर हम सिर्फ वेरिएबल पार्ट को बना लें यहाँ पे, ओनली वेरिएबल पार्ट, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, दिस इज वेरिएबल पार्ट। ओके, दिस मच पार्ट, और ये एक एंटीजन है। तो इनके बीच में यहाँ पे एंटीबॉडी ने इसको पकड़ा हुआ है, कौन से फोर्स से, तो 2 मेजर फोर्स आप सभी को ध्यान में रखने हैं। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and second is weak van der Waals force, weak van der Waals force। दोनों ही जो फोर्स है वीक फोर्सेस है, ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वीक van der Waals फोर्स। तो यानी कि जो एंटीजन है उसको वीक फोर्स के साथ में यहाँ पे पकड़ा हुआ है। सो दीज बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर वीक फोर्सेस। और क्योंकि ये फोर्सेस वीक हैं, दैट मीन्स जब एंटीजन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके बाद में एंटीबॉडी रिलीज़ हो जाएगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। दैट मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी का जो ये कनेक्शन है ये रिवर्सिबल कनेक्शन है। दिस कनेक्शन इज रिवर्सिबल, वेरी आई एम पी थिंग। ओके,
एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का जो ये इंट्रैक्शन है दिस इज रिवर्सिबल। सो यहाँ पे हमने दो बातें समझी, फर्स्ट हाइपर वेरिएबल रीजन क्या होता है एंड सेकंड थिंग एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं। अब तीसरी चीज़ हम सीखेंगे वैलेंसी का क्या मतलब है और मोनोमर डाइमर पेंटामर एंटीबॉडीज क्या चीज़ है। मोनोमर, हम किसी भी एंटीबॉडी को मोनोमर कब बोलेंगे, सिंपली हम एक टेट्रापेप्टाइड एंटीबॉडी को वन टेट्रापेप्टाइड एक टेट्रापेप्टाइड एंटीबॉडी को एक मोनोमर बोलते हैं। सो एक टेट्रापेप्टाइड के अंदर जनरली 4 अमीनो एसिड के चेन होंगी। अगर हम इसको सिंपली ऐसे बना लें, 2 चेन होगी हैवी चेन एंड दिस 2 आर लाइट चेन्स जिनके बीच में एज आई टोल्ड यू डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स होती है। ठीक है, तो इतना सा स्ट्रक्चर, ये एक टेट्रापेप्टाइड, इसको एक मोनोमर हम कंसीडर करते हैं, दिस इज 1 मोनोमर। ओके, और अगर इसकी वैलेंसी की बात करें, सेकंड थिंग इज वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कि एक जो मोनोमर है या एक जो एंटीबॉडी का कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कितने एंटीजन्स को पकड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड हो सकता है और दूसरा एंटीजन यहाँ पे बाइंड हो सकता है। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। ओके, एक मोनोमर 2 एंटीजन्स को ग्रैब कर सकता है, पकड़ सकता है, दैट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 2। ऑलराइट, अब बात करते हैं डाइमेरिक एंटीबॉडी के बारे में। डाइमेरिक एंटीबॉडी क्या है? एज द नेम इंडिकेटिंग डाई, मतलब कि यहाँ पे 2 मोनोमेरिक स्ट्रक्चर्स होंगे। सो अगर मैं यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 मोनोमर, ओके, एंड दिस इज सेकेंड मोनोमर। तो ये जो दोनों मोनोमर है ये आपस में एक स्पेशल प्रोटीन चेन से कनेक्टेड होते हैं जिसको जे कंपोनेंट बोलते हैं। तो हम इसको जे शेप का ही बना लेते हैं, दिस इज जे कंपोनेंट और जॉइनिंग कंपोनेंट। इसका काम क्या है? जे कंपोनेंट का काम है 2 मोनोमेरिक एंटीबॉडीज को आपस में कनेक्ट करके रखना। तो जब इनको कनेक्ट करके रखेगा तो ये बन जाएगा डाइमेरिक। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एंटीबॉडी ऐसी होती है जो डाइमेरिक फॉर्म शो करती है, और वो कौन सी है? दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि डाइमेरिक एंटीबॉडी कौन सी होती है, सो यू विल टेल IgA। ओके, इसकी वैलेंसी देखो कितनी होगी। मैंने बताया था कि एक कंप्लीट एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कितने एंटीजन्स को पकड़ सकता है। तो 2 एंटीजन इसके ऊपर आ गए और 2 यहाँ पे। सो टोटल ये डाइमेरिक जो स्ट्रक्चर है कितने कितने एंटीजन्स को ग्रैब कर पा रहा है? 4। सो इट्स वैलेंसी इज 4। ट्राइमेरिक और टेट्रामेरिक एंटीबॉडीज नहीं होती है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो है पेंटामेरिक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज पेंटामेरिक? सिंपली जहाँ पे पेंटा मीन्स 5, ठीक है, जहाँ पे 5 एंटीबॉडीज आपस में जे कंपोनेंट से की हेल्प से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हम जे कंपोनेंट को कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। मान लीजिए दिस इज आवर जे कंपोनेंट, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब इस जे कंपोनेंट के साथ में हमें एंटीबॉडीज़ को कनेक्ट करना है। सो मैं सिंपल एंटीबॉडी बना लेता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट एंटीबॉडी, दिस इज़ सेकेंड, थर्ड, हियर इज़ फोर्थ एंड हियर इज़ फिफ्थ एंटीबॉडी। ओके, सो जे कंपोनेंट के साथ में टोटल 5 एंटीबॉडीज़ कनेक्टेड हैं। और इन एंटीबॉडीज़ के साथ में कितने एंटीजन कनेक्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली एक के साथ 2 कनेक्ट हो सकते हैं, तो 5 के साथ हो जाएंगे 10 एंटीजन कनेक्टेड। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 10। मैं फिर से बता रहा हूँ, वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एंटीबॉडी के ऊपर कितने एंटीजन कनेक्ट हो सकते हैं या कितने एंटीजन को वो पकड़ सकती है। तो ये कंप्लीट पेंटामेरिक स्ट्रक्चर 10 एंटीजन्स को कनेक्ट कर सकता है। ये जो डॉट लगा रहा हूँ दिस इज़ फॉर एंटीजन।
ऑल राइट। सो मोनोमर क्या होता है, डाइमर क्या होता है, पेंटामर क्या होता है। अच्छा, पेंटामेरिक एंटीबॉडी का ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक एंटीबॉडी ऐसी है जो पेंटामेरिक फॉर्म में आपको मिलेगी, एंड दैट इज योर IgM। अगेन वेरी वेरी IgM। और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो होती है IgM, विच हैज़ अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स लार्जेस्ट साइज। ठीक है, IgM का जो साइज़ है वो सभी एंटीबॉडीज़ में सबसे बड़ा होता है। सो IgM पेंटामेरिक फॉर्म शो करती है, IgA डायमेरिक फॉर्म शो करती है। इसके अलावा 3 एंटीबॉडी और है, वो मोस्टली मोनोमेरिक फॉर्म में रहती है। वो कौन कौन सी है, वो है आपकी, वन इज़ योर IgE, देन IgD एंड वन इज़ योर ओके। तो ये 3 एंटीबॉडीज होती है जो मोस्टली मोनोमेर की फॉर्म में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि IgA मोनोमेरिक फॉर्म डाइमेरिक फॉर्म में ही रहती है, ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में आपको मिल सकती है, और IgM भी मोनोमेरिक फॉर्म में आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। वैलेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस कंपोनेंट से कनेक्टेड होती है, ये भी ध्यान रखना, जो कंपोनेंट से कनेक्टेड होती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की होती है। सो एंटीबॉडी जो है उनको हमने मेनली 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, मेनली 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैवी चेन। भाई कौन से तरह की हैवी चेन है, टाइप ऑफ हैवी चेन। अगर हैवी चेन जो है वो गामा हैवी चेन है, अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर गामा हैवी चेन है तो हम उस एंटीबॉडी को बोलेंगे IgG। ओके, अगर नेक्स्ट थिंग, अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर अल्फा हैवी चेन है तो उसको बोलेंगे IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन A, बिकॉज दैट हैज़ अल्फा हैवी चेन, A फॉर अल्फा। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हैवी चेन है म्यू, सो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, IgM। IgM जो कि मैंने बताया लास्ट अभी थोड़ी देर पहले कि वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। देन अगर हैवी चेन है एप्सिलॉन, अगर हैवी चेन है एप्सिलॉन तो हम क्या बोलेंगे, IgE। वी कॉल इट IgE, जो आपकी एलर्जीज वगैरह के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द लास्ट 5th वन इज डेल्टा हैवी चेन, डेल्टा हैवी चेन, तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन D। तो ये 5 तरह की एंटीबॉडी हमारी शरीर के अंदर पाई जाती है, IgA, IgM, IgE, IgD, और इनको आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। बहुत इजी तरीका है, देखिए GAMED, गेम्ड। ठीक है, गेम्ड, तो गेम्ड से आप ध्यान रखेंगे। और मैंने इसको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा, क्योंकि ये इनकी कंसंट्रेशन को याद रखने का तरीका है। ये क्या याद रखने का तरीका है, इनकी कंसंट्रेशन को याद रखने का तरीका है। एज जो IgG है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन G पाई जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होती है वो है IgA, मीडियम कंसंट्रेशन में IgM, M से मीडियम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ओके, और देन E, और सबसे कम कंसंट्रेशन में IgD, लीस्ट। ठीक है ना, और IgG हाईएस्ट कंसंट्रेशन में, हाईएस्ट नंबर में या हाईएस्ट कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो गेम्ड करके आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। अब इन 5 कैटेगरीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं IgM के बारे में।
स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो IgM है वो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। इट इज़ लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये पेंटामेरिक फॉर्म में मिलती है। इट इज़ फाउंड इन पेंटामेरिक फॉर्म, और ये सिर्फ एक ही ऐसी बॉडी है जो पेंटामेरिक फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रहती है। ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी पाई जाती है, बट मोनोमेरिक फॉर्म में तब पाई जाती है जब ये बी सेल के सरफेस पे होती है। मान लीजिए कि ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लीजिए ये है बी सेल, ओके। तो बी सेल के सरफेस पे एज अ सरफेस रिसेप्टर ये मोनोमेरिक फॉर्म में होती है। सो दिस इज ऑल्सो IgM। बट जब बी सेल ब्लड के अंदर IgM सिक्रेट करती है तो वो IgM पेंटामेरिक फॉर्म में होती है। तो वो कैसी होगी? मैंने बताया भी था आपको कि J कंपोनेंट से, लेट मी चेंज द कलर, J कंपोनेंट के साथ में 5 एंटीबॉडीज़ अटैच आपको मिलेगी इस टाइप से, ठीक है। सो दिस इज़ पेंटामेरिक फॉर्म, यानी कि ब्लड के अंदर जब मिलेगी तो पेंटामेरिक फॉर्म में मिलेगी, और बी सेल के सरफेस पे जब मिलेगी तो मोनोमेरिक फॉर्म में मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बी सेल के सरफेस पे एक और एंटीबॉडी मिलती है, दैट इज़ IgD, जो कि सरफेस रिसेप्टर का काम करती है। खैर अभी हम IgD के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम IgM की बातें कर रहे हैं। तो ये लार्जेस्ट इन साइज़ है क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में है, और पेंटामेरिक फॉर्म में ये ब्लड से बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि ये सिर्फ ब्लड के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई एंटीजन है तो सिर्फ उसी से फाइट करती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ब्लड के अंदर पाए जाने वाले पैथोजन से ये फाइट करती है। बिकॉज साइज़ बड़ा होने के कारण, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर ये एंटीबॉडी ऐसे यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है, तो ये ब्लड के एंटीजन्स को या पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, बट बाहर नहीं आ सकती है। दैट मीन्स अगर टिश्यू के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो इसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके लिए फिर किसी और एंटीबॉडी को आना पड़ेगा, ओके। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट IgM कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है, जब भी फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन एंटर करता है तो आपकी बॉडी के अंदर IgM बनती है। दैट मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन को शो करती है। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि अभी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आया है, इन दैट सिचुएशन आपके ब्लड के अंदर IgM एंटीबॉडी मिलेगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लैब अटेंडेंट के पास जाएंगे, जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपके ब्लड के अंदर IgM मिलेगी। दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन अभी अभी हुआ है और वो पैथोजन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर अभी आया है, ठीक है। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन को शो करती है। नाउ सेकेंड जो एंटीबॉडी है दैट इज़ योर IgG। अगर यही पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो जो एंटीबॉडी रिलीज होगी वो होगी IgG, और लंबे टाइम तक IgG एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट होती रहती है। IgM का लेवल ड्रॉप हो जाता है और IgG का लेवल ऐसे करके बढ़ता रहता है। मान लीजिए पहले लेट मी चेंज द कलर, ये IgM था, तो IgM का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड इन्फेक्शन में, सेकेंड टाइम जब पैथोजन एंटर कर रहा है, और IgG का जो लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप टेस्ट करवाएंगे IgG की प्रेजेंस मिलेगी और थोड़ी बहुत IgM की प्रेजेंस भी मिलेगी। दैट मीन्स कि पैथोजन है वो सेकेंड टाइम आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, और इस टाइप के इन्फेक्शन को आप क्रोनिक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो IgG है वो क्रोनिक इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और IgM एक्यूट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात कि जो IgG है वो आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इट इज़ लार्जेस्ट इन नंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट इज़ लार्जेस्ट इन नंबर, और साइज़ में एज आई टोल्ड यू मोनोमेरिक होती है, मतलब कि साइज़ में काफ़ी छोटी है। और इसीलिए इसकी एक ख़ास बात है, इसका जो FC रीजन होता है वो इसको हेल्प करता है बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होने में। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट फीमेल है
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, ओके, और प्रेग्नेंट मदर, और इसके बॉडी से, इसके प्लेसेंटा से ये बेबी कनेक्टेड है, दिस इज बेबी, ओके, बेबी को लगा दी कैप, हैप्पी बेबी, ओके, ये बेबी कनेक्टेड है। अब जो ये प्रेग्नेंट मदर है ये क्या करेगी, इसके अंदर जो IgG होंगी, फॉर एग्जांपल दिस इज IgG क्या करेगी, यहाँ पे जो प्लेसेंटल सेल्स होती है, मैं प्लेसेंटल सेल बनाता हूँ, मान लीजिए ये एक प्लेसेंटल सेल है, ओके, तो IgG का जो FC पार्ट होता है, FC पार्ट कौन सा होता है, अगर मैं एक एंटीबॉडी बनाऊं तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, FC पोर्शन, ठीक है। तो ये FC पोर्शन यहाँ पे प्लेसेंटल सेल के साथ में अटैच हो जाता है, मैं लिख देता हूँ अदरवाइज आप भूल जाओगे, दिस इज़ अ प्लेसेंटल सेल। अब जब ये प्लेसेंटल सेल मूव करेगी तो इस प्लेसेंटल के साथ सेल के साथ मूव करता करता ये जो एंटीबॉडी है हमारा IgG ये पहुँच जाएगा बेबी के अंदर, यानी कि IgG ही एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो आप क्या बताएंगे, IgG, ओके। और क्योंकि IgG मदर के अंदर हमेशा क्रोनिक सिचुएशंस में बनी होंगी या क्रोनिक इन्फेक्शंस में बनी होंगी, तो ये बच्चे को भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जनरली किसी भी एंटीबॉडी से ज़्यादा होती है। बहुत तरह के इन्फेक्शन से IgG बेबी को बचाती है। तो बेबी के लिए मदर की तरफ से एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ये एक गिफ्ट है, ओके, जो उसको बीमारियों से बचा रहा है। उसके बाद में इसकी कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। सो जो IgG है ये 70 सभी एंटीबॉडीज़ के कंपैरिजन में 75% बॉडी के अंदर मिलती है, 75%। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एंटीबॉडी, थर्ड एंटीबॉडी है IgE। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, IgE एंटीबॉडी दो सिचुएशंस में बनेगी। नंबर 1, जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी या कोई सेकंड थिंग कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए IgE का काम होता है मस्ट सेल सेंसिटाइजेशन। मसल सेंसिटाइजेशन पे मेरी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। तो IgE क्या करेगी, मैं यहाँ पे अगर एक मस्ट सेल बनाऊँ, मान लीजिए ये है मसल, ओके, तो IgE आ करके इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाती है लाइक दिस। और जब कोई एलर्जन इनके ऊपर क्रॉस लिंक करेगा यहाँ पे, तो ये मस्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद में डीग्रेनुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल भरे होते हैं लाइक हिस्टामाइन, हिपेरिन, वो सब सिक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, हिस्टामाइन वगैरह, और जिसके कारण होती है एलर्जी, ओके, जिसको आप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ओके। तो कुल मिला के जो IgE है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, IgE पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी बहुत रिलीज़ होती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में कोई मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट चला जाए तो IgE क्या करेगी, उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके बॉडी में कोई नीमाटोड चला गया है, दिस इज़ अ नीमाटोड, दिस इज़ अ नीमाटोड, और यू कैन से राउंड वर्म, ओके, और राउंड वर्म। अब इसको डिस्ट्रॉय करवाने के लिए जो IgE है वो इसके ऊपर ऐसे लाइक दिस इसको ऑप्सोनाइज कर देगी, लाइक दिस, इसको कवर कर लिया। और इसका जो ये FC पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस वन पार्ट, FC पार्ट, ये अट्रैक्ट करेगा एक स्पेशल सेल को, दैट इज़
ईसनोफिल, मैं बता चुका हूँ ईसनोफिल का लेक्चर जब मैंने लिया था तब मैंने बहुत डिटेल में करवाया था। सो ईसनोफिल आएगी और आ करके ईसनोफिल यहाँ पे अटैच हो जाएगी। सो दिस इज अ ईसनोफिल सेल। ओके, ईसनोफिल जब यहाँ पे अटैच हो जाएगी ऐसे, इनसे अटैच होते ही ईसनोफिल स्पेशल केमिकल्स की बारिश कर देगी नीमाटोड के ऊपर। तो ये जो केमिकल्स ईसनोफिल गिरा रही है, दीज आर कोल्ड MBL, दैट इज मेजर, सॉरी नॉट MBL, MBP, मेजर बेसिक प्रोटीन्स, मेजर बेसिक प्रोटीन्स। सो MBP का काम है इस नीमाटोड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कहानी का निचोड़ क्या है कि IgE दो सिचुएशन में आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रही है। नंबर 1 पैरासाइटिक इन्फेक्शन में एंड सेकेंडली एलर्जिक रिएक्शन में, जिसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसके बाद अगली एंटीबॉडी पे बढ़ते हैं। उसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर IgA। IgA के बारे में बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर ये मोस्टली डाइमेरिक फॉर्म में मिलती है। मोस्टली इट इज़ फाउंड इन डाइमेरिक फॉर्म। डाइमेरिक मीन्स दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय J component, both are connected by J component, so this is a dimeric form। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी जहाँ पे भी म्यूकोसल सरफेसेस है, लाइक GIT, ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे म्यूकोसल सरफेस है, जहाँ पे क्या है? म्यूकोसल सरफेस या म्यूकोसल लाइनिंग, ओके, वहाँ पे ये प्रोटेक्शन देती है। और कहाँ पे मिलेगी? 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। हमारे टीयर्स में यानी कि आंसुओं में IgA होती है। इसके अलावा सलाइवा के अंदर IgA मिलती है। इसके अलावा मदर मिल्क, प्रेग्नेंट जो मदर है उसके ब्रेथ से जो मिल्क रिलीज़ होता है, मदर मिल्क, उसके अंदर भी IgA मिलती है जो बेबी को बीमारियों से बचाती है। और इस मदर मिल्क का एक नाम है, तो कई बार वो नाम ही लिखाता है एग्जाम्स में, इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। व्हाट वी कॉल इट? कोलोस्ट्रम। तो मदर मिल्क को क्या बोलते हैं बच्चों? कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम के अंदर एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, आप बताएंगे IgA। डाइमेरिक, इकलौती ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में डाइमेरिक फॉर्म में मिलती है। बस इतना सा ध्यान रखना है IgA के बारे में, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंटीबॉडी, दैट इज IgD। IgD के बारे में बस 1-2 ही बात ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में मिलती है, और ये ज़्यादातर हमें बी सेल के सरफेस पे ही मिलेगी। मान लीजिए ये बी सेल है और इसके सरफेस पे यहाँ पे है, दिस इज IgD। ठीक है, तो यानी कि IgD इज़ फाउंड एज बी सेल रिसेप्टर। सरफेस पे क्या काम करिए? ये एज अ बी सेल रिसेप्टर। इसका काम है एंटीजन्स को यहाँ पे पकड़ना। मान लीजिए ये कोई एंटीजन आया तो उसको ऐसे पकड़ लेती है ये। ठीक है, सबसे कम कंसंट्रेशन में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीस्ट कंसंट्रेशन, और यू कैन से लीस्ट इन नंबर। इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत कम यू कैन से कंसंट्रेशन में पाई जाती है, और इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है। वी डोंट हैव इनफ डेटा, we don't have enough information और enough data। ओके, बस ये 2-3 पॉइंट IgD के बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद एक कॉमन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जो IgM है एंड IgD, ये दोनों ही बी सेल रिसेप्टर के तौर पे देखने को मिलती है मोनोमेरिक फॉर्म में, मोनोमेरिक फॉर्म में। तो देखिए इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि बी सेल के सरफेस पे ये कौन सी है? IgD है, और एक और मिलेगी, दिस इज़ व्हाट? IgM।
ओके, तो IgD और IgM केवल 2 ही एंटीबॉडी बी सेल रिसेप्टर का काम करती है, और ये ब्लड के अंदर भी पाई जाती है। IgM ब्लड में जब भी होगी तो हमें पेंटामेरिक फॉर्म में मिलेगी, मैं ऑलरेडी बताया आपको, ठीक है। सरफेस पे मोनोमेरिक फॉर्म में, ब्लड के अंदर पेंटामेरिक फॉर्म में है, ठीक है। तो आई थिंक हम ऑलमोस्ट चीज़ें एंटीबॉडीज़ के बारे में कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।